हाँ मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ रूपरेखा बस बताई थी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है इकॉनमी का, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें बेसिक्स भी शामिल हैं, हरित क्रांति है, सदाबहार क्रांति है, एमएसपी है और बफर स्टॉक ऑपरेशंस हैं। बफर स्टॉक क्या होते हैं, पीडीएस क्या है, जितनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हैं इसके बारे में हम बताएंगे, जो आपके निश्चित रूप से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी होगा, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के लिए भी। और इससे संबंधित हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ एग्रीकल्चर, इंडियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकॉनमी। इकॉनमी में एग्रीकल्चर का महत्व जानने के लिए हम कई मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले जो बात आती है कि एग्रीकल्चर जनसंख्या का करीब 2/3 भाग कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वर्तमान में जीडीपी में रोल लगभग 15 से 18% तक है। दूसरी चीज, अगर कृषि पिछड़ गई तो कृषि आधारित उद्योग धंधे भी पिछड़ जाएंगे, जिसको हम एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, जैसे चीनी मिल। अगर गन्ने का उत्पादन कम होगा तो शुगर केन का उत्पादन कम होगा, तो शुगर का प्रोडक्शन कम होगा। उसी तरह अगर कपास का उत्पादन कम होगा तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमजोर पड़ जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि कृषि आधारित उद्योग सब मेरे पिछड़ेंगे। तीसरी बात, कृषि अगर पिछड़ गई, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में मैं कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा था, तो अगर प्राथमिक क्षेत्र पिछड़ गया तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र भी पिछड़ जाएंगे अर्थव्यवस्था के। द्वितीयक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग और विनिर्माण, और तृतीयक क्षेत्र का अर्थ है सेवा क्षेत्र, जिसमें पर्यटन, बैंक, बीमा, दूरसंचार इत्यादि। क्योंकि अगर कृषि से जुड़े किसानों की आय अगर कम रहेगी तो फिर वो अन्य उद्योग धंधों में उत्पादित, जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर की मांग किसान तभी करेगा जब उसका पेट भरा हो, जब उसके पास सरप्लस इनकम हो। लेकिन अगर सरप्लस इनकम नहीं है तो फिर वो रेफ्रिजरेटर की मांग क्यों करेगा, यानी रेफ्रिजरेटर की इंडस्ट्री की डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह पर्यटन या बैंक डिपॉजिट की बात है, बैंकिंग इंश्योरेंस किसान तभी करेगा जब उसकी सरप्लस इनकम हो। तो जब अगर उसकी इनकम ही नहीं होगी तो फिर वो बैंक में अपनी डिपॉजिट क्यों करेगा, इंश्योरेंस कैसे कराएगा, घूमने कैसे जाएगा, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देगा। कहने का अर्थ है कि इंडियन इकॉनमी में जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है। अगर कृषि पिछड़ गई तो पूरी मेरी अर्थव्यवस्था पिछड़ जाएगी। इसलिए कृषि को सुधारने की जरूरत है। ओके, अब दूसरा पॉइंट आता है कि भारतीय कृषि में मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं, क्रॉप्स। भारतीय फसल, फर्स्ट रवि, दूसरा
खरीफ, और एक तीसरा है जायद, या इसको समर क्रॉप भी बोलते हैं, समर क्रॉप भी बोलते हैं। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। बैसाखी के टाइम, बैसाखी 14 अप्रैल के आसपास होता है, बैसाखी के टाइम पे काटी जाती है। रबी फसल में बेसिकली क्या क्या आता है? गेहूं, जौ, सरसों, गेहूं, जौ, सरसों, इसके अलावा ज्वार, मटर इत्यादि, ज्वार मटर इत्यादि। खरीफ की फसल बोई जाती है जुलाई में, जब बारिश का सीजन होता है, और ये काट ली जाती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ में बेसिकली आता है चावल, तिल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सब खरीफ की फसलें हैं। तीसरा है समर क्रॉप, इसमें आ जाती हैं तरबूज, खरबूज और हरी सब्जियां। तरबूज, खरबूज और जितनी हरी सब्जियां हैं, कुकुरबिटेसी ग्रुप हरी सब्जियां, ये सब आ जाती हैं जायद में। तो ये खासकर 3 फसलें पाई जाती हैं भारत में। किसी किसी राज्य में केवल 2 ही होती हैं, किसी किसी राज्य में 3 सब्जियां उगा ली जाती हैं, 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछ देगा परीक्षाओं में कि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन है? अल्टरनेट दे देगा चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तो इसका जवाब होगा गेहूं, क्योंकि रबी क्रॉप गेहूं है। तो ये भी जानना जरूरी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्रीकल्चर में, वो आता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, जिसकी हिंदी होती है भूमि सुधार। इसकी चर्चा के पहले हम आपको बता दें, जो इसके पहले मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के द्वारा जमींदारों का एक नया वर्ग सृजित कर दिया था, केवल अपने हित में। क्योंकि जमींदार क्या करते थे? किसानों से भू राजस्व वसूलते थे मनमाना, और उसका एक भाग सरकारी खजाने में जमा करते थे। इससे किसानों का शोषण होता था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो पॉलिसी जो बनी लैंड रिफॉर्म की, तो लैंड रिफॉर्म के निम्नलिखित भाग हैं। पहला, मध्यस्थों की समाप्ति। मध्यस्थों की समाप्ति। मध्यस्थ कौन? जो जमींदार है, मिडिल मैन, या इसको हम कह सकते हैं जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एवोल्यूशन ऑफ जमींदार्स कह लीजिए। इसके अंतर्गत क्या किया गया?
देश आज़ाद होते ही उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बनाए, और फिर धीरे धीरे काफ़ी राज्यों में जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। यानी किसान और सरकार के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। जो लगान ब्रिटिश पीरियड में किसान पहले जमींदारों को देता था, अब जमींदार चूंकि खत्म हो चुके हैं, अब किसान सीधे लगान सरकार के कोष में जमा करेगा। इससे उनका शोषण बचेगा। लगभग सारे राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया था अपने राज्य विधानसभाओं में कानून बनाकर। दूसरी बात आई काश्तकारी सुधार। इसकी इंग्लिश होती है टेनेंट रिफॉर्म। काश्तकारी का अर्थ होता है, काश्तकार मतलब किसान, फार्मर्स, उसको काश्तकार बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि किसान जो जमीन जोत रहा है उसको हम जमीन का मालिक मान लिए, यानी उनको हक दिए। इसके अलावा इससे क्या हुआ? उनका शोषण बचा। और काश्तकारी सुधार, किसानों की सुधार का सबसे बड़ा आंदोलन पश्चिमी बंगाल में ऑपरेशन बरगा के तहत चला, जिसमें कृषक को जमीनी हक देने की बात की गई। इसके अलावा कर्नाटक में काश्तकार न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। केरला में भी एक तरह से काश्तकारी संघ स्थापित किया गया, जिससे किसानों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। अब इस पे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में काश्तकारी सुधारों में शामिल है, पहला लगान का नियमन, दूसरा खेती उपयोग काल की सुरक्षा, तीसरा पट्टेदारों के स्वामित्व का अधिकार, और चौथा उपर्युक्त सभी। इसका जवाब है कि चारों जवाब इसमें सही है, क्योंकि काश्तकारी के सुधार का अर्थ हुआ कि लगान का नियमन हुआ, रेगुलेशन में आ गया लगान, डायरेक्ट कोई मध्यस्थ रहा नहीं, किसान सीधे कोष में जमा करते थे सरकारी। दूसरा, किसान जब तक खेती करता था उसको सुरक्षा मिली हुई थी कि कोई बीच में मध्यस्थ नहीं आएगा। तीसरा, उनको ओनरशिप दिया गया, जो खेती कर रहा है उसको मालिक मान लिए। इसका अर्थ हुआ कि यानी ये चारों जवाब सही है। तो काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों की बात आती है। एक तीसरा, जोतों की अधिकतम, मैक्सिमम एवं न्यूनतम सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण। पहले इसका अर्थ समझिए। जोत क्या होता है? जोत मतलब एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, खेत। यानी किसी के पास मैक्सिमम कितना खेत हो सकता है, यानी अगर उससे अधिक खेत है तो उसको सरकार ले लेगी, और किसको बांटेगी? जो भूमिहीन है। न्यूनतम सीमा का अर्थ हुआ कि इससे कम ना रहे किसी के पास, यानी जितने भूमिहीन है उनको भी खेत दे दें हम। इसके अलावा भूमि सुधार में एक और भाग है भूमि सुधार का, जोतों का पुनः गठन तथा चकबंदी। चकबंदी की इंग्लिश होती है कंसोलिडेशन।
चकबंदी। पहले चकबंदी का अर्थ समझिए। चकबंदी का अर्थ होता है कि जो किसान के छोटे छोटे खेत जगह जगह फैले हों, बिखरे हों, उनको एक जगह कर लेना। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा यह होता है कि खेत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे खेती करने की लागत कम आती है। जैसे अगर आपको ट्रैक्टर चलाना हो, हार्वेस्टर चलाना हो, तो छोटे छोटे जगहों पे चलाना आसान होगा या बड़े फार्म पे? निश्चित रूप से बड़े फार्म पे। यानी कृषि के यंत्रीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा अगर बड़े बड़े फार्म हो जाए तो। इसलिए सहकारी खेती की बात हो रही है कि कई किसान मिलकर एक साथ, जिनके अगल बगल खेत हो, एक साथ खेती किया जाए। तो चकबंदी का अर्थ हुआ कि जो बिखरे हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, उनको हम इकट्ठा कर लें ताकि एग्रीकल्चर कॉस्ट मेरी कम आए, ट्रैक्टर चलाने में आसानी हो, उसकी लागत भी कम आए, मेड़ कम होंगे, डिस्प्यूटेड भी कम होंगे, डिस्प्यूट भी कम होगा। तो भूमि सुधार, इन तमाम सभी पॉइंट को मिला के इन सबको भूमि सुधार कहते हैं, जो बहुत ही जरूरी है खेती के उत्पादन के लिए। तो जहां हम चकबंदी को कह सकते हैं कृषि में संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल चेंज, और ट्रैक्टर या हार्वेस्टर को हम कह सकते हैं तकनीकी चेंज, यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तभी संभव है जब संस्थागत रूप से हम चकबंदी वगैरह को मजबूत बना लें। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भूमि सुधार के बारे में। मुख्य परीक्षा में टिप्पणियां तक पूछी जाती हैं, 200 शब्दों में लिखिए। उद्देश्य क्या होता है कि कृषि की लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े, और जो भूमिहीन हो उनको भी लैंड मिल जाए। अब आती है सिंचाई। इरिगेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंचाई है वो प्राकृतिक वर्षा चक्र में मानव द्वारा हस्तक्षेप है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सिंचाई या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। बैलेंस जल्दी नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा हम पानी खेतों में डाल दें या बहुत कम डालें। तो इससे जमीन उर्वर, अम्लीय भी होती है, क्षारीय भी होती है। अब देखिए, सिंचाई की परंपरागत जो विधियां हैं, जैसे भारत के बहुत भागों में नहर, कुएं, तालाब, ये है सिंचाई के माध्यम है। मैं समझता हूं कि सबसे अधिक भाग नहर के द्वारा ही सिंचित है। लेकिन जो लेटेस्ट, जो बिल्कुल आधुनिकतम जो विधि है सिंचाई की, वो है ड्रिप इरिगेशन, जिसको बोलते हैं टपक सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन। टपक सिंचाई तथा छिड़काव द्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर तथा छिड़काव। द्वारा सिंचाई। पहले इसको समझते हैं क्या होता है ये। सरफेस इरिगेशन के तहत हम देखते हैं कि नहर का पानी है, खेतों में छोड़ दिया गया, सरफेस इरिगेशन है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है कि खेतों के चारों ओर पाइप का जाल बिछा दिया जाता है और पौधों के ऊपर से पानी के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये पद्धति वहाँ पे ज़्यादा कारगर है जहाँ पे पानी की कमी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें पानी बर्बाद नहीं होता है,
पानी की बर्बादी नहीं होती है। इसी तरह छिड़काव द्वारा सिंचाई का अर्थ है फव्वारा, जैसे फाउंटेन आपने देखा होगा, फाउंटेन के द्वारा सिंचाई। तो ये सब कारीगर वहाँ पे है जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे राजस्थान। अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे सब चीज़ें हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर। इसी तरह बात आती है ड्राई लैंड फार्मिंग की, इसको बोलते हैं शुष्क कृषि, इसका और एक नाम है या रेनफेड फार्मिंग। इसके बारे में जान ले क्या होता है। शुष्क कृषि या रेनफेड फार्मिंग का अर्थ होता है कि ऐसी खेती जहां पे सिंचाई के जो आर्टिफिशियल साधन है, जैसे नहर, कुआं, तालाब, इन सबों का अभाव हो, यानी खेती शुद्ध रूप से प्राकृतिक वर्षा पर आधारित हो। तय है कि ऐसे जगहों पे वही फसल पैदा होगी जिस पे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, जैसे मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, अरहर, मक्का, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और ये भी तय है कि ऐसे जगहों पे गरीबी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, केवल जीवन निर्वाह स्तर का, केवल अपना पेट भरने तक ही अनाज का उत्पादन होगा। तो ऐसे जगहों पे सरकार क्या करती है, नमी संरक्षण के भी कार्यक्रम चलाती है, वनस्पतियों को उगाना, ये सब भी कार्यक्रम होते हैं ताकि गरीबी दूर हो सके इन क्षेत्रों में। इसी तरह नेशनल जल ग्रिड है। नेशनल वाटर ग्रिड, राष्ट्रीय जल ग्रिड, या इसको बोलते हैं, इसका और एक नाम है अमृत क्रांति। इसको समझिए क्या है। नेशनल जल ग्रिड का अर्थ है कि दो नदियों को आपस में जोड़ना। कौन कौन सी नदियां? उत्तर भारत की नदियों को हम सदानीरा बोलते हैं। सदानीरा का अर्थ है जिसमें हमेशा पानी रहता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब, यमुना। और प्रायद्वीपीय नदियों को बोलते हैं मौसमी नदियां, बरसाती नदियां हैं, बारिश के दिनों में ज़्यादा पानी है, बाकी टाइम में कम हो जाता है या सूख जाती हैं। तो अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि उत्तर भारत की नदियों का जो एक्सेस वाटर है, जो बर्बाद जाता है बाढ़ के रूप में, उसको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दें जहां पे पानी कमी होती है, तो जल का ये वितरण काफी न्यायसंगत होगा। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र सूखा होता है वहां भी सिंचाई हो जाएगी, और जो एक्सेस वाटर से बाढ़ आता है ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये काफ़ी कठिन काम है, इस पर काफ़ी कार्य भी हो रहा है। जैसे हर नदियों का समतल अलग अलग है, तल, उनको कैसे लिफ्ट करना। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा को जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा चुका है बुंदेलखंड एरिया में। इसके अलावा नागरिकों को विस्थापित होना पड़ता है, यानी पर्यावरण का इश्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके रिहेबिलिटेशन की बात आती है, उनको हटा के शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे हम, इसकी भी बात आती है।
इसके अलावा राष्ट्रीय पनधारा योजना भी है, नेशनल वाटरशेड कार्यक्रम, राष्ट्रीय पनधारा योजना, यहां पे क्या है, इसके अंतर्गत जो शुष्क कृषि वाले क्षेत्र हैं वहां पे वनस्पतियों का उत्पादन किया जाए ताकि हरियाली आए, नमी संरक्षण के कार्य किए जाए, ये सब है। यहां भी गरीबी निवारण के कार्यक्रम चलते हैं क्योंकि जहां पानी कमी होगी वहां फिर मोटे अनाज ही पैदा होंगे। इसी तरह शिफ्टिंग फार्मिंग है, शिफ्टिंग फार्मिंग जिसकी हिंदी होती है विवर्तनीय खेती। या जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं, झूम खेती, झूम कृषि। ऐसी खेती खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में जहां आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी करते क्या है, जंगलों को जला देते हैं, खेती करते हैं, फिर वहाँ की जब फर्टिलिटी कम हो जाती है फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह। तो सरकार इसको अब डिनाउंस कर रही है, हतोत्साहित कर रही है। कारण क्योंकि इससे बड़े पैमाने पे पेड़ कटते हैं और यह खेती मेघालय, गारो खासी, जयंतिया, असम, मणिपुर और इधर जितने तमिलनाडु, टोडा, नीलगिरी पहाड़ियों पे, छत्तीसगढ़, बस्तर, ये सब क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, आज भी हो रही है। लेकिन सरकार इसको हतोत्साहित कर रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, क्योंकि ये खेती तो है लेकिन पर्यावरण के दृष्टि से ये इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि बड़े पैमाने पे वृक्ष काटे जा रहे हैं। इसके अलावा आता है कुओं और नहरों को, तालाबों को रिचार्ज करने की बात। रिचार्ज पहले गांव वगैरह में बावड़ियाँ, पोखरे हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे सिंचाई के लिए, लेकिन धीरे धीरे चूंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया, इतना हम लोगों ने दोहन कर लिया सबमर्सिबल पंप और तमाम नलकूप के द्वारा कि उससे क्या हुआ, अब सरकार फिर उसको रिचार्ज करने पे जोर दे रही है, सरकार फिर उसको रिचार्ज करने पे जोर दे रही है। तो अब जैसे ये सब एग्रीकल्चर की ही सब विधियां हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है CADP। CADP इसके बारे में जान लीजिए। अब इसका नाम हो गया है CADWN, कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सेंटर द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसका कार्य क्या है कि जैसे खेती है, खेती पे नालियों की व्यवस्था करना, जल निकास की, कुछ सड़कों का निर्माण करना ताकि हम परिवहन की बात कर सकें, चकबंदी की बात करना, अगर दीवार का निर्माण करना है, ये सभी चीज़ें हैं उसमें शामिल हैं। अब इसका नाम 2004 से CADWN हो गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, पानी का प्रबंधन, जल प्रबंधन हो गया। तो कहने का अर्थ है कि इस सब से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम कुछ खेतियों के नाम, कुछ कृषि के नाम नोट करते हैं। जैसे एरोपोनिक, एरोपोनिक, एरोपोनिक का अर्थ हुआ हवा में फसलों को उगाना। दूसरा एपीकल्चर, एपीकल्चर इसको बोलते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। इसके अलावा है हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर का अर्थ होता है बागवानी। फ्लोरिकल्चर, फूल विज्ञान। ओलोरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर यह है सब्जी विज्ञान, उसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरी कल्चर, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोलते हैं, विटीकल्चर। अंगूर की खेती। इसके अलावा वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर केचुआ पालन। ये मालूम है ना केचुआ क्या करता है? केचुआ लैंड की फर्टिलिटी को बहुत बढ़ाता है। जो भी बंजर जमीन हो गीले करके केचुआ छोड़ दीजिए। तमाम एनजीओज हैं जो केचुआ बेचते हैं, और केचुआ धीरे धीरे वो पोरस बना देगा, पूरे सॉइल को उपजाऊ बना देगा। वर्मी कल्चर ये बिल्कुल, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका एक इंटीग्रल पार्ट है ये सब। अब सरकार इन्हीं सबको बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को। मछली पालन, मछली पालन जिसको नीली क्रांति भी बोलते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, फिशी कल्चर। इसके अलावा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब रेशम इंडस्ट्री, रेशम उद्योग। रेशम, शहतूत के पत्तों पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि तमाम प्रश्न इन सब चीजों से भी पूछे जाते हैं। अब जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? यानी इनके पास कितनी वो खेत होती है जिसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। तो पहली बात आती है सीमांत कृषक, जिसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। दूसरा पॉइंट आता है लघु, स्मॉल, उसको कहेंगे जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो। तीसरा आता है लघु और मध्यम, स्मॉल और मिडिल फार्मर। इसके अंतर्गत 2 से 4 हेक्टेयर की जोत आती है, एग्रीकल्चर खेत होल्डिंग्स आती है। उसके बाद आता है मध्यम, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर जिसके पास है उसको मध्यम कृषक बोलते हैं। और उसके बाद आता है बड़े किसान, जो 10 हेक्टेयर या उससे बड़े जो होते हैं किसान, जिनके पास कृषि जोत होती है, उसको कहते हैं।
तो अभी इतना ही हम करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपको कैसे एग्रीकल्चर फाइनेंस वगैरह क्या स्थिति है, कौन कौन से संस्थान हैं, इससे क्वेश्चन और इससे आधारित क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू।